कंपनी सेक्रेटरी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आप सबका अपने चैनल आओ सीखो आईबीसी पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरा वर्बल ब्रीफ है और मेरा मोटिव है इस चैनल का कि सबको समझ में आए आईबीसी के जो भी केस लॉज आ रहे हैं, जो भी रूलिंग्स आ रही हैं, तो उन लोगों को भी समझ में आए जो कि मान लीजिए कॉरपोरेट डेटर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं या जिन्होंने होम बायर्स हैं या मतलब जिनको बहुत ज़्यादा नहीं पता है आईबीसी के बारे में, तो उन लोगों को भी समझ में आए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक सिंपल लैंग्वेज में एकदम आपको ऐसे ब्रीफ करूं कि वो लैंग्वेज आप सबको समझ में आए नॉर्मली। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो ये एक रीसेंट जजमेंट है जो अभी आया है, सितंबर में बेसिकली पास हुआ है। ये कल्याणी ट्रांसको अपीलेंट टेंस में वर्सेस भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड एंड अदर्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें ना सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी एक जजमेंट आ गया था जिसपे बहुत सारा कुछ डिस्कस भी हुआ था कि ये जजमेंट ठीक है या नहीं ठीक है, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, कंपनी को लिक्विडेशन में नहीं भेजना चाहिए था। तो काफ़ी डिस्कशन हुए थे उस जजमेंट के ऊपर। तो उसके बाद में फिर ये रिव्यू पिटीशन भी फाइल हुई इसमें और दोबारा से फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट पास किया है। तो बेसिकली मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने पीपीटी इसमें थोड़ी सी बना रखी है, मैं उसमें लेके चलती हूँ आपको। तो बेसिकली ये पीपीटी है और इसमें आप देखेंगे कि क्या फैक्ट्स हैं। तो ये 26/9/2025 को बेसिकली ये आया है, इसमें जजमेंट जो भी पास हुआ है। अब इसमें एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया था 17/2/2020 को टू इनिशिएट द सीआईआरपी प्रोसेस अगेंस्ट, कंपनी का नाम है भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, तो फॉर द फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर थे उन्होंने पिटीशन फाइल की थी और इस कंपनी के अगेंस्ट में सीआईआरपी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई थी और एडमिट हुए थे। जो आईआरपी ने क्लेम एडमिट किए थे वो यहाँ पे हुए थे 4,51,200,4 crores 51,78,073. So this is the मतलब amount which was admitted as a claim of the financial creditor. And on the other hand the operational creditors claim, तो operational creditors के भी कुछ क्लेम थे ओसी के, वो 621 crore 37,61,735. दिस इज द फिगर बेसिकली अप्रोक्स 600 करोड़। सो ये वाले क्लेम एडमिट हुए थे ऑपरेशनल क्रेडिटर के इस केस में। उसके बाद में क्या हुआ कि एक रिजोल्यूशन प्लान सबमिट किया था, सक्सेसफुल एसआरए जो बने थे इसमें वो जेएसडब्ल्यू थे। बेसिकली आपको पता ही होगा, पहले वाला जजमेंट भी मैंने ब्रीफ किया हुआ है अपने चैनल पे। तो अब ये जो रिसेंट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का उसको भी मैं ब्रीफ कर रही हूँ। तो जेएसडब्ल्यू जो हैं उन्होंने इसमें रिजोल्यूशन प्लान सबमिट किया था और जो अप्रूव कर दिया था सीओसी ने, ठीक है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने। अब नाउ वेरियस एप्लीकेशन रेजिंग द ऑब्जेक्शन वर बीइंग फाइल्ड बाय द प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर द एनसीएलटी बाय द अर्स्टवाइल प्रमोटर। तो क्या हुआ कि जो अर्स्टवाइल प्रमोटर थे या जो ओसीज थे तो वो सेटिस्फाइड नहीं थे प्लान से। तो उन्होंने क्या किया, वेरियस पिटीशन जो एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया था अप्रूवल का, रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करने का, उसके अगेंस्ट में उन्होंने बहुत सारी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी। वाइड कॉमन जजमेंट एंड ऑर्डर और 5 सितंबर को डिसमिस द सैड एप्लीकेशन, अप्रूव द रिजोल्यूशन प्लान ऑफ द एसआरए जेएसडब्ल्यू सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। तो उस केस में क्या हुआ कि एनसीएलटी ने फिर भी ऑर्डर पास कर दिया इस केस में और अप्रूवल का रिजोल्यूशन प्लान का, और लेकिन उसमें कुछ जेएसडब्ल्यू पर उन्होंने सर्टेन कंडीशन इम्पोज की। तो बीइंग एग्रीड बाय सम ऑफ द कंडीशन, तो ये जो कंडीशंस इन्होंने इम्पोज की थी एनसीएलटी ने, बेसिकली एबिटा वगैरह को लेके थी ये सारी कंडीशंस। तो इसके केस में इनको ये एग्री हो गए एनसीएलटी के ऑर्डर से। मतलब उस पे तो ठीक था कि चलो रिजोल्यूशन प्लान इनके फेवर में आ गया, बट जो कंडीशन इम्पोज हुई है उसकी वजह से ये थोड़ा एग्री हुए और इन्होंने एनसीएलटी में भी एक अपील फाइल की अगेंस्ट सम ग्राउंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसी बीच में ईडी
ईडी ने अपना एक ऑर्डर पास किया प्रोविजनल अटैचमेंट का। बेसिकली पीएमएलए की जो प्रोसीडिंग होती है ना, तो उसमें जो ऑर्डर पास होता है उससे रिलेटेड ये ऑर्डर है। तो ये इन्होंने पास कर दिया ऑन 10 अक्टूबर 2019 को। तो बेसिकली इनका जो ऑर्डर आया, पहले आप ये देखो कि जो एनसीएलटी का ऑर्डर आया वो 5 सितंबर को आया 2019 में। उसके बाद ही अगर आप देखोगे तो 10 अक्टूबर को ये ऑर्डर पास कर दिया अटैचमेंट का असेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर को का पीएमएलए के थ्रू ईडी ने। उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट वाइड कॉमन फाइनल जजमेंट एंड द ऑर्डर डेटेड 2 मई। तो वो जो मैं ऑर्डर की बात कर रही थी, तो एक 2 मई को जजमेंट पास हुआ था सुप्रीम कोर्ट का। तो उन्होंने कंपनी को लिक्विडेशन में बेसिकली भेज दिया था। तो ये ऑर्डर क्या हुआ, ये जजमेंट सेट असाइड कर दिया and the order dated 5th September 2019 and 17 February 2020 passed by the NCLT and NCLT respectively. Therefore, by this judgment, Supreme Court rejected the resolution plan and passed the order of the liquidation. So basically, जो 2 मई का जजमेंट था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें ये हुआ था कि जो भी जो ऑर्डर पास किए थे एनसीएलटी ने, मान लीजिए एनसीएलटी ने तो पास किया था अप्रूवल के रेजोल्यूशन प्लान का, एनसीएलटी ने और भी ऑर्डर पास किए थे, जैसे कि अटैचमेंट को लेके कुछ पीएमएलए का भी ऑर्डर में कुछ इंटरफियरेंस किया था एनसीएलटी ने। तो ये सारे जो ऑर्डर थे ना, वो सारे सेटिसाइड कर दिए इस वाले जजमेंट के थ्रू, और सीधे बोल दिया कि कंपनी विल गो फॉर द लिक्विडेशन। तो बीइंग एग्रीव्ड, अब इस वाले जजमेंट से एग्रीव हो गए जेएसडब्ल्यू बेसिकली। तो रिव्यू पिटीशन फाइल हुई, क्योंकि एसआरए और सीओसी बेसिकली उनका इंटरेस्ट इम्पेक्ट होगा, क्योंकि उनके फेवर में थे सारे ऑर्डर्स, और जजमेंट जो एनसीएलटी और एलएटी ने पास किए थे, पर जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था लिक्विडेशन का, तो वो उनके फेवर में नहीं था। तो क्या हुआ, रिव्यू पिटीशन फाइल की उन्होंने अगेंस्ट 2 मई का जो ऑर्डर पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके अगेंस्ट में। एंड ऑन 29 जुलाई 2025 द रिव्यू पिटीशन अलाउड, और उनकी ये रिव्यू पिटीशन अलाउड हो गई। एंड ऑन 31 जुलाई हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, वी आर ऑफ द व्यू दैट द कॉमन इम्प्यून जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड दिस डज नॉट करेक्टली कंसीडर द लीगल पोजीशन। तो इसके बाद में 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया कि भाई ये जो ऑर्डर पास हुआ है, जजमेंट पास हुआ है 2 मई का, वो ठीक नहीं है लीगल ग्राउंड पे, लीगल पोजीशन पे, तो हमें इसको दोबारा से रिव्यू करना है। तो वाइल अलाउइंग, अब ये वाली जो अलाउ कर दी रिव्यू पिटीशन, ऑल द क्वेश्चन ऑफ लॉ वर केप्ट ओपन। तो इसमें सारे क्वेश्चन ऑफ लॉ ओपन थे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस बैच ऑफ अपील्स वर लिस्टेड बिफोर द फाइनल हियरिंग ऑन 7 अगस्त 2025। तो फाइनल हियरिंग इसमें हुई 7 अगस्त 2025 को इस रिव्यू पिटीशन वाले केस में। नाउ ऑन 11 अगस्त 2025 दिस कोर्ट अपॉन द कंक्लूजन ऑफ द आर्ग्यूमेंट रिजर्व द जजमेंट। तो बेसिकली जजमेंट रिजर्व हो गया, और आपके सामने ऑर्डर है ही, अब ये जजमेंट है ये जो 26 सितंबर 2025 को वेरी रिसेंटली पास हुआ है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की होल्डिंग मैं बेसिकली आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे एनालाइज के ग्राउंड है। तो मैं वन बाय वन क्या क्या एनालाइज किया और कैसे, मतलब रिव्यू पिटीशन को कैसे कंसीडर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो सारी चीजें अभी डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ग्राउंड था लोकस स्टैंडी ऑफ द अर्स्टवाइल प्रमोटर। पहले तो सबसे पहले ये चेक करो, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की होल्डिंग इस पे आई, एनालाइज हुआ कि क्या जो अर्स्टवाइल प्रमोटर हैं, क्या वो इस केस में पिटीशन फाइल कर सकते हैं, उन्होंने जो अपील लगा रखी है या वो अपील में गए हुए हैं, क्या वो ठीक है। तो वेदर द अर्स्टवाइल प्रमोटर्स कम डायरेक्टर्स कैन फाइल द अपील, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ आ गया। It is submitted that personal insolvency proceeding have been initiated against them, which give them a clear locus to file the present appeals. तो उनके जो lawyers थे या counsel थे, उन्होंने submit किया कि उनके against में जो भी petition, क्योंकि as a personal guarantor उनके against में petition चल रही है, तो उनको बिल्कुल ground है कि वो as a locus standi हैं वो इस केस में, और वो फाइल कर सकते हैं present appeals। तो the Supreme Court held, अब Supreme Court ने क्या बोला
कि that have heavily relied on the judgment of this court in विजय कुमार जैन, ये एक जजमेंट उन्होंने रिलाई किया. In view of the aforesaid judgment of this court, since the resolution plan also affect the right of the guarantors, we find that the SRA, GSW and COC are not right in submitting that the appeal are at the instance of the लोकस. सो वी प्रपोज टू रिसाइड. अब उन्होंने ये बोला कि देखते हैं कि मतलब हम ये बात को ठीक नहीं मानेंगे कि जीएसडब्ल्यू और सीओसी कह रहे हैं कि वो राइट पर्सन नहीं है और राइट नहीं है उनको सबमिट करने का अपील. तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम ये भी देखेंगे कि कंडक्ट ऑफ द अर्स्टवाइल प्रमोटर, कि उन्होंने क्या किया है, क्या काम किए हैं और क्यों ये कह रहे हैं कि इनको राइट नहीं मिलना चाहिए अपनी अपील सबमिट करने का. तो इन एनी केस रेदर देन नॉन सूटिंग द अपीलेंट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ द लोकस, वी प्रपोज टू डिसाइड द अपील ऑन द मेरिट आफ्टर कंसीडरिंग द सबमिशन मेड ऑन बिहाफ ऑफ द ऑल द पार्टीज. However, while doing so, it will also be possible to consider the conduct of the erstwhile promoter during the CIRP. तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का था कि पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि कंडक्ट क्या है erstwhile promoters के. तो अब इस पे डिस्कस करते हैं. द कंडक्ट ऑफ द erstwhile promoters, तो क्या किया उन्होंने, इट इज सबमिटेड बाय द एसआरए. तो एसआरए ने उनके सारे काम बताए कि इन्होंने क्या क्या किया. जीएसडब्ल्यू दैट अर्स्टवाइल प्रमोटर एंड डायरेक्टर हैव नॉट अटेंडेड द सीओसी मीटिंग, इन्होंने सीओसी मीटिंग तक अटेंड नहीं करी. एंड देयर इज अ डिटेल्ड टेबल मेंशन बेलो हाउ दे आर मेकिंग द एफर्ट्स टू कॉज द डिले. तो उन्होंने एक पूरी डिटेल्ड एक टेबल एक सबमिट की. मैंने यहाँ पे भी कुछ कवर किया है, हाईलाइट्स समथिंग मैंने करा हुआ है इस ऑर्डर में एनालिसिस वाले ग्राउंड पे. थोड़ा सा ये वाला ब्रीफ थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि क्या है, बहुत बड़ा जजमेंट है और बहुत यूजफुल भी है रेफर करने के लिए. तो इसमें जो एनालाइज की है वो मैं थोड़ा सा आपको लेके चलती हूँ उन पेजेस पे. ये है, मैंने उसको मार्क भी किया हुआ है समथिंग. तो ये बेसिकली इनके कंडक्ट थे. इन्होंने अपील फाइल. वी हैव एडेड दिस unusual para of this order with the object of showing how desperate and frustrated ex-management promoter are and how they are making efforts to cause the delay. We do not say any further on this aspect. तो बेसिकली ये इन्होंने सारी अपील फाइल कर रखी थी, पिटीशन फाइल कर रखी थी विदाउट एनी ग्राउंड ये प्रमोटर्स ने. तो इसलिए यहाँ बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया बेसिकली. It can thus clearly be seen that entire attempt of the appellant has seen to be the thorough spoil the, basically इस word का meaning है spoil the CIRP and to not permit the same to be taken on a logical end. तो basically सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे हैं कि भाई अगर हम अटेम्प्ट देखें अपीलेंट के तो वो ऐसे ही लग रहा है कि वो CIRP को डिले करना चाहते हैं एंड नॉट टेकन टू द लॉजिकल एंड तक नहीं ले जाना चाहते हैं. हैविंग ऑब्जर्व द कंडक्ट ऑफ द अपील्स, we shall now proceed to deal with their contention on merit. तो बोल दिया कि अब हम उनकी जो कंटेंशन है उन मेरिट पे हम डिसाइड करेंगे बाद में. नाउ सेकंड थर्ड जो था एनालाइज वो क्या किस ग्राउंड पे हुआ कि एग्जिस्टेंस ऑफ द सीओसी आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. तो हम ये देख लेते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ द सीओसी क्या एग्जिस्ट करेगी सीओसी आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. तो जो श्री तुषार मेहता सर सॉलिसिटर जनरल हैं, basically appearing on behalf of the COC submitting that the COC does not lose its authority after the approval of the resolution plan. तो उन्होंने बोला कि COC की अथॉरिटी लॉस थोड़ी हो जाती है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द लिक्विडेशन रेजोल्यूशन प्लान, क्योंकि भाई अभी तो कंपनी रेजोल्यूशन प्लान में अप्रूव हुआ है, अब वो इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा तो अभी तक तो सीओसी फिर उसको वॉच कर सकती है ना. तो ही सबमिटेड दैट द सीओसी रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस until the resolution plan is fully implemented. तो जब तक पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता है रेजोल्यूशन प्लान और अ चैलेंज टू अप्रूवल ऑर्डर पास बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अटेन्स द फाइनलिटी विच एवर कम्स लेटर. तो उनको तो चैलेंज करने का भी अधिकार है कि वो
जो अप्रूव किया है ऑर्डर, जो भी पास किया है एनसीएलटी में, उसको फाइनलिटी तक लेके जाएं। अगर वो नहीं कर रहे हैं इम्प्लीमेंट, तो विच एवर इज कम्स लेटर। तो ये उनकी सबमिशन थी। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि वी आर ऑफ द व्यू दैट द एक्सप्लेनेशन टू क्लॉज 2 ऑफ रेगुलेशन 18, ये रेगुलेशन का रेफरेंस दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ऑफ द आईबीबीआई सीआईआरपी रेगुलेशन क्लैरिफाइज द पोजीशन। तो it empowered the COC to hold the meeting till either the resolution plan is approved under section 31 subsection 1 of the IBC or an order of liquidation is passed under section 33 of the IBC। तो उन्होंने यही बोला कि जब तक कि इम्प्लीमेंट रेजोल्यूशन प्लान, ये सीओसी को पावर है कि वो होल्ड कर सकते हैं मीटिंग टिल आइदर द रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड एंड और एन ऑर्डर फॉर द लिक्विडेशन, और जब तक कि लिक्विडेशन का ऑर्डर पास नहीं हो जाता तब तक वो अपनी मीटिंग्स और वो कर सकते हैं। तो बेसिकली उनको ग्राउंड है कि वो एग्जिस्टेंस में रहेंगे जब तक लिक्विडेशन नहीं हो जाता है। तो बेसिकली दिस वाज क्लियर्ड बाय दिस जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। नाउ अब ग्राउंड्स ऑफ द अपील, ये भी था एक ग्राउंड ऑफ अपील, क्योंकि इसको जो अपील के ग्राउंड्स थे, जो एनसीएलटी के के बिफोर जो ग्राउंड्स लिए गए थे अपील करने के लिए, वो भी बहुत सारे ग्राउंड्स थे जिन पे अपील हुई थी। तो वो भी इसमें एनालाइज किए गए हैं। एक बार उसको भी दिखा देते हैं। तो ये आप देख रहे होगे 136 पेज का टोटल ये जजमेंट है। तो इट इज टू बी नोटेड दैट एन अपील ऑफ दिस ऑर्डर अंडर सेक्शन 62 ऑफ द आईबीसी इज अवेलेबल ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो द अपील प्रोवाइडेड under section 61 of the IBC before the appellate tribunal is available only on the following 5 grounds। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जैसे अपील जो की गई थी पहले तो NCLAT के सामने भी की गई थी, तो ये इन्होंने 5 ग्राउंड्स थे यहाँ पे जो अपील की में गए थे जब एनसीएलटी के, जो क्वास्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई वाले जजमेंट से। तो इन्होंने बोला कि एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एबिटा जनरेटेड ड्यूरिंग द सीआईआरपी, इट कैन दस बी सीन दैट एक्सेप्ट द फाइंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एबिटा प्रेजेंट अपील अराइज आउट ऑफ द कॉन्करेंट फाइंडिंग बाय द एनसीएलटी एंड द एनसीएलटी। इट कैन दस बी सीन दैट द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर अप्रूविंग द रेजोल्यूशन प्लान वुड बी अवेलेबल बिफोर द एनसीएलटी only when it is found that the approved resolution plan is in contravention of the provision of any law। तो ये इन्होंने बोला मतलब बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये मतलब कहा कि जो अपील में जा सकते हैं, अगर हमें एनसीएलटी में अपील करनी है किसी ग्राउंड पे, तो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी, तो हम किस किस ग्राउंड पे जा सकते हैं। द अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान, एक तो अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान इज इन कॉन्ट्रावेंशन, कोई कॉन्ट्रावेंशन है उसमें प्रोविजन ऑफ लॉ का। देयर हैज बीन द मटेरियल इरेगुलरिटी है इन एक्साइज ऑफ द पावर बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ड्यूरिंग द सीआईआरपी, तो क्या कोई इरेगुलरिटी हुई है, या फिर द डेट ऑन टू द ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑफ द सीडी हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर इन द रेजोल्यूशन प्लान इन द मैनर स्पेसिफाइड, क्या वो जो ऑपरेशनल क्रेडिटर को जो दिया गया है या जो डेट है उनके वो इन ठीक मैनर में नहीं है। द सीआई insolvency resolution process costs have not been provided for the repayment in the priority to all other debts, तो क्या सीआईआरपी कॉस्ट पे नहीं की गई है इन प्रायोरिटी में। द रेजोल्यूशन प्लान डज नॉट कंप्लाई विद एनी अदर क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, तो या फिर कोई बोर्ड का जो क्राइटेरिया है जिसमें कंप्लाई करना चाहिए रेजोल्यूशन प्लान, वो नहीं कंप्लाई किया है। तो इन 5 ग्राउंड पे आप एनसीएलटी में जा सकते हो। पर अब आप इविक्टा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एनसीएलटी में जा रहे हो और उसमें ऑर्डर आ रहा है, तो उन्होंने बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड a perusal of the material placed on the record in the present matter would reveal that the appeal before the NCLT in the matter does not fit in any of the aforesaid criteria, क्योंकि इबिट्टा के ग्राउंड पे अपील कर रहे हैं, है ना, और
भी कुछ ग्राउंड्स थे, उन पे भी अपील में जा रहे हैं, जैसे पीएमएलए वगैरह के अगेंस्ट में। तो हैविंग सेड दैट द सिंस द अपील बिफोर द एनसीएलटी itself was not made out, we find that the appeal before this court on a conjoined reading of section 61 and 62 are not tenable, since no question of law pertaining to any of the 5 grounds specified in section 61 of C raises for consideration in the present case. तो बोल दिया कि अभी जो है कि वी फाइंड दैट अपील बिफोर दिस कोर्ट ऑन द कंजॉइंट रीडिंग, यानी 61 और 62 दोनों सेक्शन को रीड किया, आर नॉट टेनेबल, एंड सिंस नो क्वेश्चन ऑफ लॉ pertaining to any of the 5 grounds specified in section 61 of the IBC arise for consideration in the present case. तो ये 5 grounds में कोई भी ground satisfied नहीं हो रहा है, तो इसलिए अभी उसको consider नहीं करेंगे. Now एक another ground जिसको एनालाइज किया सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर के थ्रू, legality of the cause permitting COC to extend the period for implementation of the resolution plan. तो एक तो लीगलिटी को हमें चेक करना है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली, ऑफ कोर्स क्या परमिशन है सीओसी को कि वो एक्सटेंड कर दे पीरियड को फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान के. तो सुप्रीम कोर्ट होल्डिंग कि हाउएवर अवर एक्सपीरियंस इन द मैटर दैट लाइक द प्रेजेंट केस शोज दैट ऑन अकाउंट ऑफ द वेरियस एक्सीजेंसीज इट मे नॉट बी पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट द रेजोल्यूशन प्लान विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम. क्योंकि आप देख रहे हो कि जैसे ही एनसीएलटी का ऑर्डर पास हुआ वैसे ही सबसे पहले तो पीएमएलए का अटैचमेंट आ गया, फिर ये खुद भी अपील में चले गए जेएसडब्ल्यू against some condition whatever is imposed as per the resolution plan approved. तो उन्होंने बोल दिया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये होल्ड किया कि shows that on account of the various exigencies it may not be possible to implement the resolution plan within the prescribed period. What was therefore being sought to be done by the aforesaid clauses to be reserved certain discretion in the COC to extend the period for implementation of the resolution plan. So provided that such an extension is approved by the 66%, अब वो सीओसी भी अप्रूव कर रही है उस एक्सटेंशन को फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान के लिए, forming part of the erstwhile COC. So we find that such is not the case here. Neither the SRA, GSW nor the COC in present matter are negotiating the terms of the resolution plan. केवल आप एक्सटेंड ही तो कर रहे हो ना, मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन का प्लान का जो इम्प्लीमेंट होना है वो उसको सिर्फ एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ना उसमें रीनेगोशिएशन कर रहे हैं वो, ना किसी टर्म्स को चेंज कर रहे हैं. तो हैज द सबमिशन इन दिस रिगार्ड इज लाइबल टू बी रिजेक्टेड. तो बेसिकली ये हेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने. तो एक्सटेंड कर सकते हैं अगर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन, कोई रीनेगोशिएशन कुछ हो नहीं रहा है, तो उस केस में एक्सटेंशन इज अलाउड. नाउ सुप्रीम कोर्ट की एक और होल्डिंग है, पर वो फैक्ट्स के बेस पे भी डिपेंड करेगा, मतलब ऐसे ही सबको एक्सटेंशन नहीं मिल जाएगा इम्प्लीमेंटेशन का, तो ये भी ध्यान रखना होगा. नाउ सुप्रीम कोर्ट होल्डिंग डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान. अब ये और ग्राउंड था, इसको भी देखना था कि नेक्स्ट सबमिशन ऑन बिहाफ ऑफ द अपीलेंट्स erstwhile promoter in this regard to the inordinate delay in the implementation of the resolution plan by the SRA GSW. तो ये डिले हुआ है इम्प्लीमेंटेशन में, ये सबमिशन थी अपीलेंट्स और erstwhile promoters की on because 17th February 2020 wide the order dated this NCLT approved the resolution plan of the SRA GSW by modifying the clarifying some of the condition imposed by the NCLT. Neither inter alia also clarified that the BPSL assets were entitled to protected from the criminal prosecution under section 32A of the IBC. तो ये भी होल्ड कर दिया था एनसीएलटी ने अपने ऑर्डर में, जब अप्रूवल का जो ऑर्डर था उस पे जो अपील थी उस पे जो जजमेंट पास किया था. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि in the facts of the present case both the COC and SRA GSW found it difficult to implement the resolution plan on account of the various issue. तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ऊपर जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी से रिलेटेड है, लीगलिटी ऑफ कॉज परमिटिंग द COC टू एक्सटेंड, क्योंकि COC एक्सटेंड कर सकती है. एक तो ये ग्राउंड था. नाउ कि क्या एक्सटेंशन हो सकता है, डिले हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन में, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बोथ द COC एंड SRA GSW, मतलब SRA तो GSW ही है बेसिकली, फाउंड इट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि उनके लिए वो डिफिकल्ट था इम्प्लीमेंट करना रेजोल्यूशन प्लान को ऑन वेरियस ग्राउंड
including the PMLA proceeding initiated against the corporate debtor, BPSL and its management, the provisional attachment of the properties or unilateral directions of the NCLT to distribute the EBITDA. It is further to be noted that both the COC and SRA JSW was jointly making efforts before the court for implementation of the resolution plan, which was in fact implemented on 26 March 2021. So basically implement कर दिया था उन्होंने तो 21 मार्च को, बट क्यों डिले हुआ था वो सब आपको बता ही दिया कि PMLA वगैरह की प्रोसीडिंग और भी चीजों की वजह से डिले हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और ग्राउंड एनालाइज किया कि कंट्रावेंशन ऑफ लॉ। It is permitted to note that the appellant erstwhile promoter have raised the contention, यहाँ पे एक और contention raise हुई है कि that the resolution plan submitted by the SRA JSW was not in compliance with the provision of the IBC and IBBI CIRP regulation, as it did not envisage the payment of the OCs before the FCs पर कॉन्ट्रा। तो उन्होंने ये सबमिट किया, मतलब अपीलेंट्स जो अर्सवाइल प्रमोटर हैं, कि जो रिजोल्यूशन प्लान सबमिट हुआ है उसमें सबसे पहले ओसी को पेमेंट होना चाहिए, फिर एफसी को होना चाहिए, ये बात नहीं है। तो इस ग्राउंड पे भी ये ठीक नहीं है, ये प्लान ही मतलब इनवैलिड है। Now SRA JSW was submitted that the resolution plan was complied with the law। अब इन्होंने जो सबमिट किया वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा complied है with the law as it stood at the time of the submission of the resolution plan, that any subsequent change in the law shall not affect the validity of the resolution plan। हुआ क्या था, एक कुछ चेंज आ गया था एक सेक्शन में, ठीक है, उसकी वजह से ये तो कह रहे हैं कि ये आपका जो है प्लान है वो ठीक नहीं है, वो इनवैलिड है। और JSW SRA कह रहे हैं कि वो एकदम वैलिड है, क्योंकि जो भी आया था लॉ ऑर्डर, जो भी बाद में रेगुलेशन आया था वो पहले नहीं आया था। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि वी आर ऑफ द कंसीडर्ड व्यू दैट द लेटेस्ट अमेंडमेंट डेटेड, अब आप डेट देखना, 27 November 2019, we have no bearing on the present matter as the same has been enacted after the approval of the resolution plan। ऊपर आपने देखा कि जो resolution plan अप्रूव हो गया था वो 9 सितंबर 2019 को ही हो गया था, अप्रूव 5 सितंबर 2019 को ही हो गया था, और जबकि ये अमेंडमेंट कब आ रहा है, 27 नवंबर 2019 को आ रहा है। फर्दर मोर इट इज राइट लॉ दैट अनलेस एन अमेंडमेंट एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड्स फॉर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, और इस अमेंडमेंट में कहीं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की भी बात नहीं की गई थी, तो सेम कैन नॉट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। जैसे कि आपको पता है रेट्रोस्पेक्टिवली बेसिकली होता है कि प्रीवियस डेट से कुछ चीज एप्लीकेबल हो जाना। अब यहाँ पे आपको बता दूं वो अमेंडमेंट क्या था जो 27 नवंबर 2019 को आया था, वो ये था, रेगुलेशन 38 है, मैंडेटरी कंटेंट ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। ये क्या होना चाहिए मैंडेटरी कंटेंट में रेजोल्यूशन प्लान के, तो ये चेंज था कि द अमाउंट पेबल अंडर द रेजोल्यूशन प्लान टू बी ऑपरेशनल क्रेडिटर शैल बी पेड इन प्रायोरिटी ऑफ द एफसी। तो ये चेंज था सिर्फ, जो कि 27 नवंबर 2019 को आया था, बिफोर द अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। तो ये क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी। नाउ अपफ्रंट इन्फ्यूजन ऑफ द डेट बाय द एसआरए, तो अपफ्रंट एकदम इन्फ्यूज करने थे, कितने पैसे देने थे एसआरए को बेसिकली, कि इट इज सबमिटेड बाय द अपीलेंट दैट द टोटल अमाउंट अपफ्रंट पेमेंट ऑफ 8,550 crore एज अ इक्विटी was made by the SRA. JSW, as per the Schedule 3 of the resolution plan, it is submitted. However, only 100 crores out of that 8,550 crores was infused by the SRA and JSW. तो ये भी अपील उन्होंने सबमिट किया, प्रमोटर्स और भी जो भी अपील में गए हुए हैं, कि भाई इनको 8,550 करोड़ रुपए देने थे और इन्होंने सिर्फ 100 करोड़ दिए हैं, और ये बाकी तो दिए नहीं है। अब एसआरए और जीएसडब्ल्यू ने क्या सबमिट किया कि द एंटायर अमाउंट ऑफ द रिमेनिंग कमिटमेंट वाज बॉट इन अ वे ऑफ द सीसीडीज। इट इज वाज फर्दर सबमिटेड दैट द सीसीडीज आर टू बी ट्रीटेड द सेम एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एंड देयरफॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द अपफ्रंट इन्फ्यूजन ऑफ द फंड्स हैव बीन कंप्लाइड विद एज पर द रेगुलेशन रेजोल्यूशन प्लान। तो वो कह रहे हैं कि हमने सीसीडीज इशू कर दिए, और सीसीडीज जो हैं वो इक्विटेबल टू इक्विटी है, इक्वल टू इक्विटी है, और इसके थ्रू हमने ये पैसे जो भी हमें देने थे वो हमने इन्फ्यूज कर दिए, और हमने जो हमने वादा किया था वो भी कंप्लीट हो गया 8,550 करोड़ देने का।
नाउ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट कैन दस बी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इट कैन दस बी सीन दैट द कोर्ट हैज रीअफर्म्ड इन द व्यू दैट द इफ अ सीडी इज नॉट बी कंपल्सरली कन्वर्टेड एट द टाइम ऑफ द मेच्योरिटी, CCDs is to be compulsory convertible debentures हैं basically. At the time of maturity, they will be converted into equity without any obligation of the repayment of the debt. So it has been held that it must be treated as the same as the equity instrument. तो हम क्या बोलेंगे कि ये भी equity के थ्रू उन्होंने इन्फ्यूज करने थे ना, यही तो कंटेंशन था, तो इन्होंने equity दे दी, ठीक है. We are therefore of the view that the CCTs infused by the SRA JSW are to be treated as the same as the equity infusion. तो इसको हम सेम मानेंगे जैसे कि equity infuse हुई है. In light of the factor commitment of the upfront infusion of the equity has been duly complied with by the SRA and JSW. तो जो भी उन्होंने कमिटमेंट की थी वो पूरी हो गई. नाउ अनदर ग्राउंड था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एविटा. ये पहले जो सेकंड मे को जो ऑर्डर जजमेंट आया था उसमें भी ये ग्राउंड कंटिन्यू बना हुआ था. उस पर उन्होंने बोला था लेटर ऑन डिसीजन देंगे. तो अभी इसको भी डिस्कस कर लिया. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वी आर ऑफ द कंसिडर्ड व्यू दैट अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन विद रिगार्ड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एविटा इन द RFRP. तो आपको पता है कि जब हम रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करते हैं उससे पहले हमें RFRP मिलता है एज अ प्रोविजनल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. तो उस RFRP में कहीं भी उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखा हुआ था नहीं था. Permitting the COC to raise a new stand at this stage will be totally inconsistent with the award object for which the IBC was incorporated. तो इन्होंने जब RFRP इशू किया था उसी समय अगर COC को कोई ऑब्जेक्शन था कि बिट्टा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उनको तभी डिस्कस करना चाहिए था. तो बट वो कहीं कोई डिस्कशन या कुछ भी उसका मेंशनिंग थी नहीं उसमें RFRP में. तो व्हेन अ रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड, अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि व्हेन अ रेजोल्यूशन प्लान इज approved, the SRA takes over the management of the CD with the possibility of turning the loss making concern into the profit making earning concern. तो इसमें क्या कर रहा है, जो कॉर्पोरेट डेटर को बेसिकली जो SRA ले रहे हैं वो बेसिकली क्या चाहते हैं, वो यही तो चाह रहे हैं कि लॉस मेकिंग कंसर्न को प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं और सारा रिस्क लेना चाहते हैं CD का, रनिंग इनटू फर्दर लॉसेस. सो दीज डिसीजन फॉल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द कॉमर्शियल विजडम ऑफ द COC once the resolution plan has been approved by the COC and the adjudicating authority under this, permitting any claim to be reopened which were not a part of the RFRP. तो or the resolution in our view will be doing violence of the provision of the IBC. तो अगर आप उसको रीओपन कर रहे हो, किसी और क्लेम को लेके आप आ जा रहे हो जो RFRP का पार्ट ही नहीं है, तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज द वायलेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द IBC. इन व्यू ऑफ द मैटर द आर्ग्यूमेंट ऑफ द COC एज वेल एज द ओरिजिनल प्रमोटर्स इन दिस रिगार्ड आर लाइबल टू बी रिजेक्टेड. तो जो भी प्रमोटर और COC की जो भी आर्ग्यूमेंट्स थी उसको रिजेक्ट कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने. नाउ कंटिंजेंट क्लेम ऑफ द जल्दी, इस पे भी था, ये ऑपरेशनल क्रेडिटर है जल्दी. तो वी नाउ एग्जामिन द कंटेंशन रेज बाय द अपीलेंट जल्दी. इट इज सबमिटेड दैट द अपीलेंट वाज द लार्जेस्ट OC ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर BPSL एंड हैज बीन रॉन्गली क्लासिफाइड एज अ कंटिंजेंट क्रेडिटर. वो कह रहे हैं कि हमें तो रॉन्गली कंटिंजेंट क्रेडिटर आपने क्लासीफाई कर दिया, हम तो जो है लार्जेस्ट OC हैं, ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट की क्या होल्डिंग है इसमें कि इट हैज बीन सीन दैट द फॉरेन अवार्ड विल बी डीम टू बी द डिक्री ऑफ द कोर्ट ओनली, क्योंकि जो जल्दी हैं उनका जो क्लेम है वो किस टाइप का है, वो बेसिकली इस टाइप का है कि वो एक फॉरेन अवार्ड है उसमें जो पास हुआ है, विल बी डीम टू बी द डिक्री ऑफ द कोर्ट ओनली व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द फॉरेन अवार्ड इज enforceable under part 2 of chapter 1 of the arbitration act. Therefore the foreign award would not be automatically enforceable in India. तो हम अब जो क्लेम इन्होंने सबमिट किया है वो फॉरेन अवार्ड के बेसिस पे है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ऑटोमेटिकली एनफोर्सेबल इन इंडिया है. We are therefore to be the opinion present matter the COC exercised its commercial wisdom while approving the resolution plan where the Jaldi was classified as a contingent creditor. As such a decision is deemed to be the non-justiciable by this court in view of the K. Shashidhar
का उन्होंने जजमेंट दिया, बीन सब्सिक्वेंटली फॉलोड द contention of the judgment. The NCLT and the NCLT have also approved the resolution plan in light of the settled principle of law. We find no question of law being raised by the appellant Jaldi, and therefore the appeal filed by it liable to be dismissed. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी उन्होंने सीओसी की कॉमर्शियल विजडम भी कुछ होती है, तो उसके केस पे ऑलरेडी उन्होंने कंसीडर कर रखा उन्हें कंटिजेंट क्रेडिटर में। और यहाँ पे जो अगर हम डिक्री की भी बात करें तो वो एज सच एनफोर्सेबल, ऑटोमेटिकली एनफोर्सेबल नहीं है इंडिया में। तो बेसिकली इनकी जो अपील थी वो लाइबल टू बी डिसमिस्ड हो गई। नाउ अनदर ग्राउंड है प्री CIRP ड्यूज ऑफ द मेदी एंड डासल। तो ये भी बेसिकली जो ऊपर जल्दी थे उसी टाइप के OC क्रेडिटर हैं ये भी। It was submitted by the appellant that they were promised their payment of pre-CIRP dues by the RP as an incentive or contingent to do the business with the corporate debtor during the CIRP period in order to keep it as a going concern. तो उन्होंने बोला कि ये प्री उनके CIRP के ड्यूज हैं और इनको भी एज अ OC कंसीडर करना चाहिए, और जो कि बिकॉज इन्होंने एज अ गोइंग कंसर्न चलाने के लिए जरूरत होती है कुछ लोगों के साथ बिजनेस करने की। तो द सुप्रीम कोर्ट होल्डिंग की वी फर्दर फाइंड दैट देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड दैट शो that the COC had approved such pre-CIRP पेमेंट। ठीक है, आपको वादा किया होगा मान लीजिए IRP और RP ने, बट COC ने तो कभी अप्रूव नहीं किया pre-CIRP पेमेंट्स को, एंड सच पेमेंट्स टू द अपीलेंट फाइंड नो मेंशन एनीवेयर इन द रेजोल्यूशन प्लान, और रेजोल्यूशन प्लान में भी वो कहीं मेंशन नहीं है। तो वी फर्दर फाइंड दैट देयर इज नथिंग ऑन द रिकॉर्ड टू शो दैट द COC had approved such pre-CIRP payment, and such payment to the appellant find no merit elsewhere anywhere in the resolution plan। तो उस केस में हम अभी इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप अगर एज सच कुछ दे रहे हैं सर्विसेज, तो आप ध्यान रखिए कि आपके pre-CIRP ड्यूज हैं, अगर एज अ ऑपरेशनल क्रेडिटर या कुछ भी दे रहे हैं सर्विसेज, तो आप उसको एडमिट करवा लीजिए COC से मीटिंग्स में भी, और आप चेक कर लीजिए कि भाई आपको भी रिजोल्यूशन प्लान में कहीं अगर कुछ है तो वो रिजोल्यूशन प्लान का पार्ट है कि नहीं है। तो इस ग्राउंड पे उनकी भी जो अपील थी वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी। तो बेसिकली क्या कंक्लूजन आया अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इन दिस केस कि वी देयरफॉर डू नॉट फाइंड एनी मेरिट इन द कंटेंशन ऑफ आइदर एन एक्स प्रमोटर कम डायरेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और COC इन दिस रिगार्ड। इट such a contention is accepted, it will frustrate the very purpose for which the IBC came to be enacted। तो बेसिकली IBC का अगर हम देखें तो पर्पस क्या है? बेसिकली पर्पस है कि भाई एक रिजोल्यूशन, एक सफिशिएंट रिजोल्यूशन प्रोवाइड करना, कॉर्पोरेट डेटर को टाइमली रिजोल्यूशन प्रोवाइड करना, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ असेट्स बेसिकली। तो ये सारे पर्पस हैं। अगर हम अब वो ये कह रहे हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर एक्स प्रमोटर और सबकी ये सारी अपील और इसको लेके चलें तो इसका जो वेरी पर्पस है वो ही डिफीट हो जाएगा, उसको ही हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो दैट इन व्यू ऑफ द मैटर वी डू नॉट फाइंड एनी मेरिट इन द अपील्स, द अपील आर देयर फॉर डिसमिस। तो जितनी भी अपील्स जो भी हुई थी वो सारी अपील डिसमिस हो गई इस केस में। And whatever the judgment which was passed on 17th February 2020 of the NCLT is upheld। तो जो NCLT ने 17 फरवरी को जजमेंट पास किया था वो अपहेल्ड हो गया, और इस जजमेंट को भी मैं कोशिश करूंगी आपको ब्रीफ करने की। तो बेसिकली आपको सारे ग्राउंड्स मैंने बता दिए। तो मेरा ये ब्रीफ आपको अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये वर्बल ब्रीफ है मेरा करने का वे है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर लिसनिंग मी, और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।